हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। इतने कम बच्चे क्यों आए हैं? ये ऑप्शनल क्लास थी क्या? मैं ठीक हूँ समीर, बिल्कुल। आप कैसे हो? ओके चलो, सबसे पहले तो बच्चों एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। इसको अटेम्प्ट करो। मुझे सबका आंसर चाहिए चैट पे। भूले नहीं होंगे, मुझे लग रहा है वो सुनते ही नहीं होंगे क्लास में। उन्हें पता ही नहीं चला होगा कि हाँ कुछ बोल रहा है। दिस इज अ मल्टीपल आंसर करेक्ट क्वेश्चन। यस। आंसर करो, बस लैंग्वेज जो है यही है। आई विल नॉट टेल एनीथिंग। दिस इज अ क्वेश्चन थिंक टेस्ट में आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट आंसर लगता है दे दो। थिंक आईआईटी में आया ये क्वेश्चन। चलो आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट 2 मिनट्स।
हाँ जी, और जिसको लिखना है आंसर लिख दो फटाफट। ओके, हाँ जी, तो देखो बच्चों, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये क्वेश्चन आईआईटी का है, ठीक है, 2011 आईआईटी। तो सिंपल सिचुएशन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, दिया हुआ है मूविंग विद सेम वेलोसिटी v, और कहा है कि दे एंटर अ सेमी इनफाइनाइट रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो ये इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये भाई आप में से कुछ लोगों ने पूछा था सेमी इनफाइनाइट क्या है। आई थिंक इट वाज वेरी ऑब्वियस कि सेमी इनफाइनाइट इसलिए दिया हुआ है उन्होंने कि भाई वो आगे जहां एंटर कर रहे हैं वो वाला सारा रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली जो पाथ होगा इसका ऐसे निकल जाएगा, इसका ऐसे निकल जाएगा। अभी तक कोई डाउट बचो? तो इसका मतलब आई कुड सी सम ऑफ यू मार्क्ड ए एज आंसर। मुझे बताओ वो ए कैसे आया बच्चों? ए तो आ ही नहीं सकता, और बी तो आएगा ही आएगा। जिसने ए मार्क किया था मुझे बताओ ए कैसे आया, चैट में लिखो फटाफट। लिखा था भाई किसी ने ए। समीर वर्मा। सो इट कैनॉट फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, राइट? कंप्लीट सर्कल तो तब बनता अगर हर जगह ही मैग्नेटिक फील्ड होती। ओके, तो अब अगर हम दोनों के टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड तो ऑब्वियसली दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि टाइम पीरियड मास एम पे डिपेंड करता है। तो मास एम तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से डी आना चाहिए। नाउ सम ऑफ यू आंसर्ड एज सी, नॉट सम, इनफैक्ट मेनी ऑफ यू आंसर्ड एज सी। आपने सी किस तरह से किया था? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? हम्म, हाँ बच्चों, मुझे बताओ प्लीज, आई वांट टू नो जिन्होंने सी आंसर दिया था वो किस तरह से दिया था।
रेडियस डिफरेंट होगा वो तो ठीक है, मतलब रेडियस से तो हमें कोई मतलब नहीं था। तो मुझे ये बताओ बच्चों, क्या सी आंसर आपने इसलिए किया कि आप जल्दबाजी में भूल ही गए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग होता है, या कोई और लॉजिक था? आंसर करो बच्चों प्लीज, जिसका भी आया था, कोई दिक्कत नहीं है, आई नीड टू नो। आपने जिस सीजन से सी मार्क किया है मुझे बताओ प्लीज। तो बी ऑप्शन तो इसलिए आई है क्योंकि मतलब दोनों ही सेमी सर्कुलर पाथ्स करेंगे, तो निकलेंगे तो वही यू टर्न लेके वापस, इसलिए पाथ तो बाद में भी पैरेलल ही होगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब एक बात जो सोचने वाली है, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं ये लिखा हुआ है कि दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इकट्ठे एंटर किया? आप लोगों ने तो मोस्टली आई थिंक नहीं सोचा। ये पहले पैरेलल है ना, एंटर करने से पहले भी पैरेलल है, और जो हमें बताना है वो तो जब वो फील्ड के बाहर आ गए उसके उसके बारे में बताना है ना, दे विल कम आउट। सर सर उन्होंने तो ये कहा है कि मतलब बाहर आने से पहले और जब वो फील्ड में तो पैरेलल पाथ है कि नहीं। नहीं नहीं, क्या लिखा है, दे विल कम आउट ट्रैवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ्स। बाहर अंदर का ही तो पूछा है, मतलब दे अंदर विल का नहीं कम आउट पूछा ट्रैवलिंग। कि मतलब जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उनके पास पैरेलल है, ये मतलब है इसका। एक सेकेंड। तो आई थिंक आप लोगों ने मोस्टली ये नहीं सोचा कि कि भाई टाइम तो कहीं ये लिखा ही नहीं कि इकट्ठे एंटर कर रहे हैं, इजंट इट? अगर तो भाई वो इकट्ठे एंटर कर रहे हैं फील्ड में, फिर तो सही है कि वो अलग टाइम पे ही वापस आएंगे, तो डी आना चाहिए। बट क्या पता वो फील्ड के अंदर अलग अलग टाइम पे एंटर कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि फाइनली वो जिस टाइम पे निकले वो टाइम सेम हो, इजंट इट? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन के बारे में मतलब कुछ नहीं मेंशन। और बच्चों जैसे मैंने आपको मतलब बताया ना कि इसमें इस चैप्टर में है ही है कि मतलब आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना, मतलब इतना आइडिया लग रहा है क्लियरली कि ये जो बात हो रही है ये दिस इज रिलेटेड टू मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो यहाँ पे अब आपने आपसी फोर्स के बारे में कुछ नहीं सोचना। सर यस सर ये भी तो हो सकता है कि मतलब फील्ड में कोलिजन हो जाए उनका। यस, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर तो तो फिर बी बी में से कोलिजन हो वो जाए उससे भी कुछ हम अगेन कोलिजन मान सकते हैं, यस। तो हमें कुछ नहीं पता कि कोलिजन के बाद क्या होगा, फिर वो
मतलब बाहर सेम टाइम पे निकलेंगे या अलग टाइम पे निकलेंगे? ये सर, तो हम पाथवे के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं सर? वहां पे तो अट्रैक्शंस को लेना पड़ेगा ना। हाँ, 1% चांस तो है कि कोलिजन हो सकता है। यस। तो फिर ए नहीं आ सकता उससे? एक्चुअली कोलिजन होता तो कोलिजन के बारे में कुछ कंडीशन मेंशन होनी चाहिए, इलास्टिक इनइलास्टिक या कुछ। राइट। लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। यस, तो पॉसिबिलिटी है। मतलब, तो हमें वो केस भी तो कंसीडर मतलब करना ही चाहिए। नहीं, बट वही बात है, मतलब जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना कि ऑप्शंस देख के हमें मतलब बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन का आइडिया लगाना है। और अब आप देखो कि ये क्वेश्चन तो आईआईटी का ही है, ठीक है ना? तो अ, अब मैं इससे आपको दिखाता हूँ कि अब क्या आंसर उन्होंने दिया था आफ्टर रिव्यू। ये 3 आंसर कंसिडर हुए थे। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये आंसर्स कैसे कैसे आ सकते हैं। मतलब व्हाट दिस मींस इज, हाँ तो वही, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आप में से सी तो बहुत लोगों ने वो गलत सोच के दिया था आंसर, बट सी स्टिल पॉसिबिलिटी था। एक टाइम पे कैसे, अगर एंटर अलग टाइम पे कर रहे हो उसके हिसाब से। सर आंसर में बी सी डी दिया है, हाँ तो ये मैं पूछ रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो याद करो, पिछली क्लास में हम जब डिस्कस कर रहे थे एडवांस वाला टेस्ट, तो यही इशू उठा था ना कि हम किसी एक केस के अकॉर्डिंग आंसर देंगे या सारी पॉसिबिलिटीज का आंसर देंगे। ओके तो सर। इन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज वाला भी आंसर कंसिडर किया है। राइट। मतलब जिसने तो भाई बी तो उन्होंने माना ही माना है, बी के साथ उन्होंने कहा है कि सेम और अलग वाला बी। और अगर किसी ने ऐसा मान लिया कि यार, क्योंकि क्वेश्चन से क्लियर तो हो नहीं रहा, कि अगर किसी ने सारी पॉसिबिलिटीज आंसर की हैं, उसके लिए उन्होंने बीसीडी भी कंसिडर कर लिया। तो मतलब ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जो वो वाला क्वेश्चन था, उसमें भी अब जो हमारा आंसर बनेगा, ए सी बी डी एंड ए बी सी डी, सारे केसेस बनेंगे। उस क्वेश्चन के लिए तो मैं सारी ये कहानी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सर वैसे ओरिजिनली कौन सा आंसर आया था? ये नहीं पता मुझे। तो हाँ, मुझे इतना पता है कि जो मतलब सबने जैसे जनरली जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ने जैसे आंसर दिया था या कुछ था, वो बीडी था।
जो सबसे ऑब्वियस आंसर लगता है, राइट? बट नहीं, इस साल कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी, तो जिसने सीडी मार्क किया था उसको माइनस में मिले थे मार्क्स। पार्शियल मार्किंग का तो कंसेप्ट ही बहुत बाद में आया। सर यस, फिर वहाँ पे उन्होंने विल वाली ऑप्शन जो सही करी है, दे विल कम आउट एट द सेम टाइम, जब केसेस ही दो हैं तो विल वाली तो वैसी ऑप्शन गलत हो जानी चाहिए। हाँ वही, मतलब वो इतना आईआईटीज वाले मतलब इतना इंग्लिश मीनिंग पे नहीं जाते, मतलब इस मामले में थोड़ी सी लीनियंट अप्रोच रहती है कि हाँ ठीक है। सर तो सी और डी मे एक विल वाले साथ एडवांस के लिए तो सिर्फ करते हैं। इसलिए है कि पॉसिबिलिटी है, राइट? मतलब ऑब्वियसली इकट्ठे सी और डी नहीं आ सकता, तो मतलब वो क्वेश्चन से नहीं, अलग अलग सी और डी भी नहीं आना चाहिए ना, मतलब सी डी तो ऑप्शन आंसर होना ही नहीं चाहिए कोई भी। कैसे कैसे क्या करें? मतलब अगर केसेस ही दो हैं तो मतलब सी डी इंडिविजुअली भी नहीं आना चाहिए ना, मतलब बी सी और बी डी भी नहीं आना चाहिए। नहीं, वो क्यों? मतलब केस ही दो हैं तो मतलब विल वाली तो ऑप्शन ही खत्म होगी ना, कि श्योर तो है ही नहीं हम क्या होएगा। नहीं नहीं, सी अगेन, एक मिनट, इस बात को समझो ध्यान से बच्चों। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। बेसिकली वो किस तरह चलते हैं कि क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा कि वो इकट्ठे एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो वो क्या कहते हैं कि भाई जिसने जैसे भी माना उसको उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाए। अब इस क्वेश्चन से हो सकता है किसी बच्चे ने ये मान लिया हो कि भाई इकट्ठे एंटर कर रहे हैं, ठीक है? तो जिसने तो ये माना है कि इकट्ठे एक टाइम पे एंटर कर रहे हैं, उसके हिसाब से आंसर बनना चाहिए था बी और डी, ठीक है? जिसने ये मान लिया कि यार अलग अलग टाइम पे एंटर कर रहे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने आंसर कंसिडर कर लिया बी और सी, ठीक है? ऑब्वियसली उसमें आप ये कह सकते हो कि पक्का थोड़ी है, भी विल कैसे आ गया? वो तो डिपेंड करेगा कि अलग अलग टाइम पे भी करें, और एक बड़ा पर्टिकुलर डिस्टेंस भी होना चाहिए जिसपे मतलब टाइम डिफरेंस होना चाहिए इनिशियली पहले, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि वो बाद में एकदम सेम टाइम पे निकले, है ना? और तीसरा केस हो गया कि भाई जिसने भाई यही सोचा कि हाँ भाई एग्जामिनर शायद यही टेस्ट करना चाह रहा है कि भाई क्या केस बनता है कि भाई अलग डिस्टेंस भी हो सकता है, मतलब पहले इकट्ठे भी एंटर कर सकते हैं या अलग टाइम पे भी एंटर कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने सी और डी को मान लिया। तो ये इस तरीके से थॉट प्रोसेस रहता है। एंड ये बच्चों, दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब ये तो मैंने जान के आपको ये क्वेश्चन दिखा दिया बिकॉज ये अभी बिल्कुल जो हम पढ़ रहे थे उसी से रेलेवेंट हो गया। और जगह भी मैंने कई जगह चेक किया, वो बिल्कुल सेम फिलॉसफी फॉलो करते हैं। मतलब जहां पे ऐसे पॉसिबिलिटीज बन रही थी ना, तो उन्होंने दोनों को ही कंसिडर कर लिया। यस, सर अगर जैसे सारी ऑप्शंस में मतलब एक ऑप्शन ही बनती बी सी डी, फिर तो नहीं होता, फिर तो पार्शियल मिलते बाकियों को। नहीं पार्शियल तो थी नहीं ना इस साल। नहीं, अगर मान लो कि जब पार्शियल था तब आता होता, तो हाँ, तो क्या? अगर विल की जगह कैन होता सारी ऑप्शंस में, हम्म, तो मतलब एक बी सी डी की ऑप्शन बनती, मतलब एक ही ऑप्शन होती आंसर, तो फिर तो एक ही होता। नहीं, तो भी यही बनते हैं आंसर। सर कैन तो मतलब केस हो गई ना, अब तो वो आपकी गलती है कि आपने कंसीडर नहीं किए सारे। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अब ये उस पर डिपेंड करे ना कि क्या आईआईटी वाले जो क्वेश्चन जब फ्रेम किया है, तो वो क्या वो केस के बारे में आपसे सोचवाना चाह रहे थे? ये है पॉइंट। मतलब वो क्वेश्चन का इंटेंट क्या है, क्या चेक करना इंटेंट है? क्या अगर तो इंटेंट ये है कि भाई आपने वो केस लिया है कि नहीं, फिर जो आप कह रहे हो वो बात ठीक हुई। अगर वो इस तरह सोच रहे हैं कि यार हम तो कुछ और पूछना चाह रहे थे, हम ये लिखना ही भूल गए और
इसके कारण से इतने केसेस बन गए, तो फिर वो इस तरह चलते हैं, है ना। ओके सर। सर और आप बच्चों ये भी देख सकते हो कि अब इस क्वेश्चन में ना तो इस बात को कंसिडर किया गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आपस की फोर्स, ठीक है, ना ही इस बात को कंसिडर किया गया है कि भाई ग्रेविटी है। मतलब आप अगर आप ग्रेविटी मान लेते तो भी आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कुछ कह सकते थे कि सर कुछ अजीब सा हो जाएगा, अगर ग्रेविटी है फिर तो सर्कुलर पाथ ही नहीं रहेगा और फिर वो हो सकता है कि प्रॉपर ऐसे पैरेलल पाथ्स में बाहर ही ना निकले, ऐसा हो सकता है ना। If we consider all this to be happening in a vertical plane and we consider gravity, फिर तो एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ्स नहीं बनेंगे, राइट। एंड यस, अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आपस की भी इंटरेक्शन ले लो तो भी पंगा पड़ सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये ना मतलब जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रूल है, ये आई थिंक पहले मैंने आपको बताया भी था, पता नहीं किसी डिस्कशन में। ग्रेविटी आप तब कंसिडर करते हो जब क्वेश्चन में लिखा हो कि ग्रेविटी कंसिडर करो, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से लिखा हो कि टेक जी इक्वल टू दिस मच या कुछ ऐसा, तो आपने ग्रेविटी कंसिडर करनी है। अदरवाइज इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड कि आप ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जब आप इन सबको आपस में मिक्स करना शुरू कर देते हो ना, इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक को, तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेट होती रहती हैं। तो हम जितना पढ़ते हैं ना उसमें हम हमेशा दूसरी चीज को इग्नोर करते हैं। मतलब मैं बिल्कुल मानता हूं कि आइडियली मेंशन होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इंटरेक्शन को इग्नोर करो, ठीक है। बट अब हमारे सामने राइट उन्होंने नहीं उसको कंसिडर किया। तो मतलब एक जनरल थॉट माइंड में ये रखना है कि देखो ओवर द इयर्स इस मामले में आईआईटीज आर आल्सो इंप्रूविंग। जैसे ये आप देखो फिर 2011 का था, उस टाइम पे जितनी कैम्बिग्विटी बनती थी वर्सेस अगर हम अब कंपेयर करें बहुत कम हो गई। मतलब दे ट्राई कि वो मैक्सिमम पॉसिबल चीजें लिख दें, बट फिर भी कभी कभार मिस हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। मतलब मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ फ्रैंकली कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन कितनी बार बच्चों को बताया है। मतलब आप सोच लो कि 2011 के बाद मैं हर साल बच्चों को इस क्वेश्चन का एग्जांपल देता ही हूँ ऑलमोस्ट। अब बाई चांस कोलिजन वाला केस आज तक नहीं उठा था, मेरे माइंड में भी नहीं आया, ठीक है। तो ये हो जाता है। मतलब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर भी कोई ना कोई केस कंसिडर करना भूल जाए, ठीक है। अब क्या चक्कर है ना, कोलिजन क्यों नहीं आ रहा था माइंड में, क्योंकि हमेशा फिगर ऐसे ही बनाता था मैं जैसे आपके सामने बनाया, राइट। अगर कभी उल्टा बनाया होता कि इलेक्ट्रॉन ऊपर और प्रोटॉन नीचे, फिर माइंड में आ जाता कि हाँ यार कोलिजन भी तो हो सकता है। तो वो डिफॉल्ट आदत ऐसी पड़ी हुई है ना कि आप चार्ट हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही करते हो। तो मतलब यही है कि बहुत एक्स्ट्रा सीधा अगर हम इससे कंक्लूजन पे आए, है ना, वो क्या है, अगर किसी ने इतना फालतू दिमाग ना लगाया होता, कुछ भी कोलिजन आपसी फोर्स या कुछ भी, कोई अगर सिंपली क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ जाता कि यार हाँ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, हाँ ऑब्वियसली मास का वो ध्यान रखता, तो उसका आंसर बी डी आता। तो वो अप्रोच सबसे सेफ है ना, कि एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं लगना चाहिए और आपको मार्क्स भी मिल रहे हैं।
सर यस सर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वो अगर हम देखें मतलब जो उनकी खुद की फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी सर, उसका मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने का क्या लेना देना है? वो तो मतलब नहीं, दूसरी उससे डायरेक्शन उससे में ये लग फर्क जाएगी। पड़ेगा कि जब वो एंटर कर गए, मान लो वो इन पॉइंट्स पे हैं, हम्म, हाँ मान लो वो यहाँ पे हैं अभी, तो यहाँ पे उन पे आपस में अट्रैक्टिव फोर्स आएगी, तो वो सर्कुलर पाथ ही नहीं रहेगा ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा पाथ। नहीं सर वो मतलब अगर नीचे तो सर्कुलर पाथ जाएंगे ही। नहीं रहा, अ, अगर सर्कुलर पाथ नहीं रहा, तो हो सकता है कि जब वो बाहर निकले तो पाथ पैरेलल ना हो। हाँ, हाँ मतलब आप हाँ फिर क्या ठीक कह है रहे हो? हाँ, सर, ओके सर। हम्म। हाँ वही प्रॉब्लम है ना, डाटा नहीं गिवन तो आप उल्टा भी मान सकते थे, मतलब भाई किसी ने ये मान लिया कि दूर है, कोलिजन नहीं हुआ, तो हो सकता है 1% चांस है ना कि कोई ये मान ले कि पास है तो कोलिजन हो गया, राइट। तो अब बड़ा ये अब मतलब वही जो मैं आपको कह रहा हूँ फिलॉसफी, एक्स्ट्रा मत सोचो, मतलब वो इतना कोई आप उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो ऐसे कॉम्प्लिकेट करके दें, मतलब आप अगर सिंपल थॉट प्रोसेस से भी आंसर करोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन का आपको एग्जांपल देता हूँ, जो ऐसा ही आया था, वो क्वेश्चन मतलब वो मैकेनिक्स का था, खैर आपको याद आ जाएगा इतना। ये दिखाया था कि एक रिंग है, वो ऐसे रोटेट कर रही है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, कहा था कि सेंटर पे 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये बीच में एक मासलेस रॉड लगी हुई है। तो रिंग पहले ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो क्वेश्चन ये था कि भाई बाद में उन्होंने कहा कि एक मास किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ गया, रिंग की बाद वाली कुछ एंगुलर वेलोसिटी बता दी, पता नहीं कुछ 8 ओमेगा बाय 9 थी या क्या थी, ठीक है। तो ये पूछा था कि दूसरे मास का डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से, ठीक है। सॉल्व भी करना, मुझे ये बताओ इसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा। सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। यस, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज होगा। तो अब बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर यूज करें हम, तो उसके हिसाब से एक आंसर आ रहा था, जो भी था, ठीक है। 1 मिनट के लिए मान लो अ, ये डिस्टेंस जो गिवन था, लेट्स से ये 3r/5 गिवन था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके x की वैल्यू आ गई 4r/5, ठीक है, लेट्स से कि ऐसा हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ये डिस्प्यूट उठ गया कि जब सारा कुछ सिमेट्रिकली है, सेम मासेस हैं, सेम रॉड है, सेम रिंग है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक पार्टिकल 3r/5 गया है तो दूसरा 4r/5 चला जाए। सब कुछ सिमेट्रिक है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, और बाई चांस वो ऑप्शन में भी था,
मतलब दूसरी ऑप्शन 3r/5 भी थी। तो इस क्वेश्चन का भी जो फाइनल आंसर कंसिडर हुआ वो क्या हुआ, जिसने सिर्फ ऊपर वाला मार्क किया है, जिसने सिर्फ नीचे वाला मार्क किया है, या जिसने दोनों किए। ठीक है, तो अगेन उन्होंने दोनों पॉसिबिलिटीज वाले को भी माना है। ठीक है, बट आई विल स्टिल सजेस्ट, ये बहुत रिस्की है। आपको ये क्यों करना है, राइट? आप एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से लिखो और अपना आंसर मार्क कर दो, आपको उससे भी तो मार्क्स मिल ही रहे हैं। ठीक है ना, तो वो सर तो हमें अप्रोच स्मिट फॉलो ही मत से करो। करना चाहिए कि वो कंजर्वेशन से? वही कह रहा हूं ना मैं, मतलब अब दोनों ही लॉजिक ठीक है, गड़बड़ तो किसी में नहीं है कि भाई सिमेट्री से भी सेम बनना चाहिए। यस सर, मतलब आइडली हमें क्या मार्क? मतलब अब ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन फ्रेम करने वाले से गलती हो गई। मतलब वो पूछना तो यही चाह रहा था कि वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही आपसे करवाना चाह रहा था। अब बाई चांस उसने दोनों मार्क्स सेम सेम ले लिए और उसके माइंड में नहीं आया कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये अब मतलब ऐसी कुछ गलती हो जाती है कई बार, यू नेवर नो। मतलब अलग इसलिए आ रहे हैं कि मतलब आपने फिजिकली कोई सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी जिसमें आपने कोई गलत असम्पशन ले ली या कुछ। सिंगल करेक्ट में कभी ज्यादा इवेलुएट नहीं होते। अगर आप सिंगल करेक्ट वाले में 2 आंसर मार्क कराए तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे पक्का। ठीक है, चाहे वो दोनों आंसर असली में ठीक हो। मतलब वो तो उनका सिंपल रूल है कि भाई जहां आंसर ही एक करेक्ट है और वहां पे आप 2 मार्क कराए तो इसका मतलब तो आपका वो गलत ही है 100%। और आपको क्यों करना है, मतलब आपको एक्स्ट्रा शौक चढ़ा है कुछ मेहनत करने का? मुझे नहीं पता इंटरफेस में क्या होता है, शायद वहां सिलेक्ट ही सिंगल होता होगा, बट अगर नहीं होता तो मतलब व्हाई विल यू टेक दिस रिस्क? अगर सिंगल है तो सिंगल ही भरो भाई। राइट, तो आई थिंक आपको अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। मतलब देर इज नो नीड टू ओवर थिंक, एंड एट द सेम टाइम आपको मतलब आप एक थॉट प्रोसेस से सोचो और उससे आंसर मार्क कर दो। ठीक है, मतलब स्टिल अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह के कंटेक्स्ट में बात करूं तो आप या पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से आंसर लगा दो या नेगेटिव, दोनों मत करो। दोनों वाला बहुत रिस्की है, राइट? जब आपको सिर्फ एसी या सिर्फ बीडी से मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको क्यों एबीसीडी मार्क करना है? ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन और था, वो जो कंडक्टर और चार्ज के बीच में फोर्स वाला था, वो मैं अभी नहीं चेक कर पाया, ये इसको ढूंढने में ही बहुत टाइम लग गया था। वो मैं आपको फिर बताऊंगा। हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी तो है ही। मतलब बच्चों क्वेश्चन ये था कि क्या एडवांस में ऐसा हो सकता है कि
सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पैटर्न आ जाए? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देयर इज नो सच रूल कि सेम पैटर्न होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ, बट कुछ ऐसा नहीं है जरूरी कि नहीं हो सकता। ओके बच्चों, लेट्स रिटर्न बैक टू दिस चैप्टर। एक केस सोचो, ठीक है? अगेन मैं कह रहा हूं, एक केस सोचो। आ, आपने मतलब जो भी अजम्पशन लेनी है वो ले लो और उसके हिसाब से आंसर कर दो। पहले बच्चों एक बार एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें आपका आंसर कैसे आएगा? लेट्स से लूप मेक्स एन एंगल थीटा, तो थीटा क्या हो गया? ओमेगा टी। तो अभी अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा वो इस तरफ को बनेगा, बी तो ऊपर को है ही। तो मतलब अगर लूप थीटा से घूमेगा तो उस टाइम पे एरिया और बी वेक्टर में थीटा एंगल बन जाएगा। तो अब फ्लक्स क्या बन गई? नंबर ऑफ टर्न्स। बच्चों अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स दिए हो ना, तो सबसे पहले तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, या मिस हो जाता है कई बार नहीं तो। तो अब फ्लक्स क्या हो गई? बी ए कॉस ओमेगा। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो गया डी फाई बाई डी टी। तो ये क्या बन गया? एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट? इस केस में माइनस लगा भी देता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, राइट? डिफरेंशिएट करके। तो तो एन बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, इसमें बच्चों कोई डाउट? तो फोन भी चाहिए, बैटरी हो गई तो न्यू रेडियस मतलब न्यू रेडियस कौन सा? ओके, तो बच्चों अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
6 and 11.
हो गए बच्चों? हाँ बच्चों, हो गए? ओके।
हाँ बच्चों, तो देखो बच्चों, जैसे हमने क्वेश्चंस भी किए, इससे हम एक दो चीजें जो और नोट कर सकते हैं कि ये जो एवरेज फ्लक्स है, सॉरी एवरेज ईएमएफ, तो एवरेज ईएमएफ जो बनेगी नॉर्मली इंस्टेंटेनियस ये होती है, राइट? तो ऑब्वियसली जो एवरेज ईएमएफ बनेगी वो थी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है ना? और एक दूसरा जो आएगा बच्चों, केस दैट इज चार्ज फ्लोन। तो चार्ज फ्लोन वाला जो केस है उसमें ये होगा कि जो हमें पता ही है कि आई कैसे निकलता है, व्हाट इज द रिलेशन। तो अगर कहीं पर भी हमें चार्ज निकालना है, डेल्टा क्यू दैट इज इंटीग्रल आई डी टी, राइट? अब इंटीग्रल आई क्या बन जाएगा? ईएमएफ अपॉन आर डी टी। ईएमएफ क्या बन जाएगी? 1/r इंटू डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी, राइट? तो ये डी टी तो कट ही गया, तो ये क्या बन गया? 1/r अंदर रह जाएगा इंटू डेल्टा फाइव। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो चार्ज फ्लोन है ये सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे नहीं डिपेंड करता कि कितना टाइम लगा। ठीक है? बेसिकली अगर जल्दी फ्लक्स चेंज हो रही होगी तो जल्दी चेंज हो जाएगा, नहीं तो लेट चेंज होगा। टाइम पे नहीं डिपेंड करेगा। डी फाई का इंटीग्रल डेल्टा फाई बनेगा, इसीलिए आप देखो लेफ्ट साइड पे भी डी क्यू का इंटीग्रल है ना, उसको मैंने डेल्टा क्यू लिखा।
कि मान लो ऐसे एक लूप है, रीजन है सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का, अ, एक इधर से हम स्क्वायर लूप लेके आ रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये अभी a डिस्टेंस है, ये b है, ठीक है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज b, स्क्वायर की साइड मान लो l है। प्लॉट emf वर्सेस टाइम। सर हाँ यस। सर मैग्नेटिक फील्ड की हमें सिर्फ विड्थ पता है। हाँ विड्थ b पता है हमें। ओके ये इंस्टेंट बच्चों t इक्वल टू 0 है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज b, यस।
बच्चों b ग्रेटर देन l मान लो बस। ओके बच्चों लास्ट 2 मिनट्स। ओके बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक ये लूप फील्ड के अंदर एंटर करना शुरू ही नहीं करेगा तब तक तो एनीवेज कोई फ्लक्स की बात ही नहीं कर सकते हम, राइट? तो मतलब मैं पहले मार्क कर लेता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट होंगे जहां पे कुछ चेंजेस आएंगे। तो एक टाइम आ गया t इक्वल टू a बाय v,
इस टाइम तक तो कुछ नहीं आएगा, इस टाइम तक तो पक्का ही जीरो है सारा कुछ। इसके बाद बच्चों, अब ये पॉइंट क्रिटिकल है, इसके बाद कितने टाइम तक फ्लक्स में चेंज हो रहा है? फ्लक्स में चेंज सिर्फ तब तक हो रहा है जब तक हमारा लूप कंप्लीटली एंटर करता है फील्ड के अंदर। एक बार वो कंप्लीटली एंटर कर गया, उसके बाद इस पोजीशन से लेकर ये जो पोजीशन मैं बना रहा हूं, इस पोजीशन तक तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा फ्लक्स में, फ्लक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो फ्लक्स कब तक चेंज हुई? T इक्वल टू A प्लस L बाय V तक। उसके बाद ये जो स्क्वायर लूप है ये फील्ड के अंदर कंप्लीटली आ गया। जब तक वो लूप फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है, अब कोई चेंज नहीं आ रहा फ्लक्स में, एक कांस्टेंट फ्लक्स है। ये कौन सा टाइम हो गया, कहां तक? A प्लस बी बाय वी। तो अब बच्चों जैसे ही इस इंस्टेंट के बाद लूप जो है वो फील्ड से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसके थ्रू फील्ड लाइंस कम होनी शुरू हो जाएंगी, फ्लक्स कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अब फिर से ईएमएफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, मतलब ईएमएफ आनी शुरू हो जाएगी। ये ईएमएफ कब तक आएगी? जब तक लूप कंप्लीटली बाहर निकल रहा है। लूप कंप्लीटली बाहर कब तक निकल जाएगा? टिल टाइम A प्लस बी प्लस एल बाय वी। ठीक है जी, ये पॉइंट्स बनेंगे। इसमें पहले तो हम ये मार्क कर दें कि कहां पे जीरो ही होएगी फ्लक्स पक्का। शुरू वाला रीजन, फ्लक्स नहीं ईएमएफ बच्चों, शुरू वाला रीजन, फिर ये वाला रीजन, फिर इसके आगे वाला रीजन। यहां तक कितने लोगों का ठीक है, बताओ भाई। ओके गुड। अब रही बात कि ये जो रीजन है बीच वाला, इस टाइम पे क्या एक्सप्रेशन बनेगा? तो बच्चों हम मान लेते हैं कि अभी पार्शियली एंटर्ड है वो, उसने एक्स एंटर किया हुआ है। ठीक है, तो कितने रीजन में फ्लक्स हो गई? तो ये फ्लक्स हो गई बी इंटू एक्स, सॉरी एल इंटू एक्स। तो ईएमएफ हुई
into B of course. तो EMF हुई तो वो बन गया VBL। ठीक है, तो ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है बच्चों EMF का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो बच्चों बाद वाले केस में भी एक्सप्रेशन तो यही बनेगा, बट एक बात समझने वाली ये है कि शुरू वाले रीजन में, शुरू वाले टाइम में फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। तो बताओ अभी करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट केस में? लूप के अंदर, लूप में इनटू द प्लेन फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, उसको अपोज करना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। Someone of you mentioned clockwise, I believe. चेक करो भाई दोबारा। एंड जो बच्चों बाद वाला केस है उसमें क्लॉकवाइज बन जाएगी बाय सेम लॉजिक। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो EMF है वो कांस्टेंट है, राइट? तो अब जो बच्चों हमारा आंसर आएगा वो किस टाइप का आएगा कि अगर तो आप इस रीजन में इसको ऊपर को दिखा रहे हो तो दूसरे रीजन में आप नीचे को दिखाओगे, ठीक है? या उल्टा कर दो कि अगर पहले आपने नीचे दिखाई है तो बाद में ऊपर दिखाई हो। बोथ आर परफेक्टली फाइन, बिकॉज आपको कुछ क्लैरिफाई करके नहीं दिया हुआ कि भाई कौन सी डायरेक्शन को क्लॉक, मतलब किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है। ठीक है बच्चों, फिर से मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आपने एक वैल्यू को ऊपर दिखाना है और एक वैल्यू को नीचे। किसको दिखाया इट डज नॉट मैटर। हाँ जी, किस किस का बिल्कुल ठीक है? ओके, वेरी गुड। इस संडे को बच्चों जो एडवांस टेस्ट होगा वो 1 वीक के लिए ओपन होगा, ठीक है? तो जल्दी क्या थी भाई जशन? चलो ठीक है बच्चों, देन दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में
आपके संडे टेस्ट में आई थिंक मेंस वाले में दोनों चैप्टर आ रहे हैं मैग्नेटिज्म वाले। बाकी चेक कर लेना, मेरे ख्याल से तो यही लिखा हुआ था होमवर्क में, और वो जो टेस्ट का सिलेबस मैंने देखा था। हाँ दोनों हैं। तो ये बच्चों आपने होमवर्क करना है, ठीक है। फ्राइडे का मैं आपको बता दूंगा, मतलब अगर मैं ले पाया क्लास तो मैं आपको ये बता दूंगा कि उसमें क्या करना है। उसमें हम डिस्कशन ही करेंगे, एक्सरसाइज 3 वाली मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा फ्राइडे वाली क्लास में। और नहीं ले पाया फिर तो ठीक है ही, जो भी है। तो ये होमवर्क तो आपका मंडे तक है, ठीक है। वो मैं भेज दूंगा कि एक्सरसाइज 2 में से कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? उदय सागर कुछ कह रहे हो? सर जो क्वेश्चन देखा था हमने अभी आईआईटी वाला, हम्म उसके अंदर अगर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो किसी हम्म। एंगल पे एंटर करें फील्ड में, नहीं वो तो लिखा हुआ है ना, पैरेलल पाथ्स। नहीं एक दूसरे के तो पैरेलल रह सकते हैं, मतलब एक के ऊपर होना है एक अगर, उससे क्या होगा? तो मतलब वो पैरेलल ही बाहर आएंगे, हम ये नहीं कह सकते ना। आएंगे, मतलब जब वो बाहर निकलेंगे उसके बाद भी वो पैरेलल ही होंगे। एक बारी बना के दिखा दो। दोनों का एंगल तो सेम ही बनेगा ना, तो भी आप ऐसे कह रहे हो कि वो ऐसे एंटर कर रहे हैं, हाँ जी, ऐसे एंटर कर रहे हैं तो वैसे निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और मतलब प्रोटॉन है ना वो दूसरी नहीं ये साइड हो से ही नहीं आएगा। हाँ ठीक है, हाँ ये बनेगा, यस। दोनों का मतलब सेम पाथ नहीं बनेगा ना, एक तो ऑपोजिट मतलब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ना एक पे। नहीं उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था परपेंडिकुलर टू द फील्ड, दोबारा पढ़ो। ओके सर। हम्म ठीक है जी, उदय यस। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।